हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की एमआरएस अकाउंटेंट के लिए मैं वीडियोस लेकर के आ रही हूँ जिसमें कि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे और साथ ही आप लोग की वीडियोस जो हैं ये टॉपिक वाइज आ रही हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी ही मैंने क्लियर कर दी थी। आज की वीडियो में आपका टॉपिक रहने वाला है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर से मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिएगा और जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे कि लास्ट मोमेंट पे आप उसको आसानी से रिवाइज़ कर सकें। आइए शुरू करते हैं और यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आईजीएसटी इज़ बिल्ड एज़ सून एज़ द स्टॉक इज़ डैश। स्टॉक के होते ही जीएसटी का बिल भेजा जाता है। फेडरल, इंट्रा-यूटी, इंट्रा-स्टेट, ऑल ऑफ द अबव। तो आईजीएसटी तो आपको पता है जो जीएसटी है, जीएसटी में आप लोग के कई तरह के टैक्सेस लगते हैं। तो जीएसटी में सीजीएसटी भी लगता है, आईजीएसटी जो सीजीएसटी है ये भी लगता है, आईजीएसटी लगता है, यहाँ पर एसजीएसटी लगता है और लास्ट में एक आपका यूजीएसटी लगता है। इतने तरह के आपके जो टैक्स हैं वो लगते हैं जीएसटी के अंडर में। तो यहाँ पर जो आईजीएसटी है जिसको कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं, कभी-कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आईजीएसटी जो लगता है वो किस तरह का टैक्स होता है ये कहने का मतलब है यहाँ पर। तो ये आपका संघीय होता है, फेडरल होता है, क्योंकि इसमें 2 तरह के टैक्स आ जाते हैं, एक सीजीएसटी भी आ जाता है और एसजीएसटी, ये 2 टैक्स आपके आईजीएसटी में आ जाते हैं। जब 2 राज्य आपस में किसी भी तरह की सेल्स कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये टैक्स जो लगता है, यानी कि ये इंटर स्टेट जो होता है वहाँ पर लगाया जाता है क्योंकि 2 टैक्स एक साथ लग रहे होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम। भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन हर बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जरूर जाता है ये क्वेश्चन कि जीएसटी कब से भारत में लागू हुआ था। 1 जनवरी 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 मार्च और या फिर 1 जुलाई। तो यहाँ ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में। तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 यानी 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ था। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। किसने इसकी सिफारिश की थी ये भी क्वेश्चन बनता है। तो केलकर जो समिति थी उसने सिफारिश की थी, ये भी दूर से याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर। तो केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी जो आपकी कमेटी थी वो बनाई गई थी। उसके बाद कमेटी का गठन हुआ, फिर संसद में प्रस्ताव आया, संशोधन हुआ, उसके बाद ये लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द बिलो टैक्सेस इज इंक्लूडेड इन जीएसटी। नीचे दिए गए क्रम में से जीएसटी में कौन सा कर शामिल है। सेंट्रल सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो जीएसटी है ये आपका किस तरह का टैक्स है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो पहले के टाइम में अलग अलग लगते थे, जैसे वैट लगता था, सेल्स टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी है, ये सब अलग अलग लगते थे। फिर बाद में ये हुआ कि एक ऐसा टैक्स लेकर के आया जाए जो कि इन सभी का एक एकीकृत रूप हो। तो वहाँ पर जीएसटी आया था। तो इसमें ये तीनों ही तरह के टैक्स को इंक्लूड किया गया था। कुछ बेसिक टैक्सेस हैं जो अभी भी लगते हैं, बाकी सारे ही टैक्स ज़्यादातर जो है वो जीएसटी में इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी इज इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सर्विसेज एंड गुड्स एक्सेप्ट। जीएसटी सभी सेवा वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है सिवाय लिक्वर इंटेंडेड फॉर ह्यूमन इंजेक्शन, टोबैको, हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी लगभग जितने भी आपके सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोवाइड कराया जाता है सब पर ही लगाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई हैं। अब वो कौन सी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है कि लिक्वर, जो मानव भोग के लिए बनाई गई शराब है उसको इससे बाहर रखा गया। उस पर जो होती है वो राज्य सरकारें जो होती हैं वो टैक्स वसूलती हैं। बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं मोस्टली सब जीएसटी के ही अंडर में है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नेटवर्किंग जीएसटीएन, ये इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। जो जीएसटीएन होता है, परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज, उत्पाद और सेवा नेटवर्किंग निम्नलिखित गतिविधियां करती है। क्या गतिविधियां करती है कि फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, रिटर्निंग द पैकेजेस टू द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी कैलकुलेशन एंड सेटलमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो जीएसटीएन जो है वो कौन कौन से कार्य करती है। तो ये तीनों ही आ जाएंगे। पंजीकरण की सुविधा, जैसे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है,
पैकेज को संघीय और राज्य सरकार को वापस करना भी, जीएसटी की गणना और निपटान करना भी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म टोटल रेवेन्यू वुड नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम। कुल राजस्व शब्द में निम्नलिखित आइटम शामिल नहीं होंगे। कौन सा जो आइटम है जो कि आपका टोटल रेवेन्यू जो होती है, कुल आय जो होती है, उसमें शामिल नहीं किया जाता। इनवर्ड डिलीवरीज दैट आर टैक्स ऑन एन इफेक्टिव पेमेंट बेसिस, exempt supplies, export of goods or services or both, person with the very same PAN address supplying across state line। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शामिल नहीं है, तो इसमें जो शामिल नहीं होगा कि पहला वाला ही जो पॉइंट दे रखा है कि आवक डिलीवरी जिस पर प्रभावी भुगतान के आधार पर कर लगाया जाता है, उसको हम टोटल इनकम में शामिल नहीं करते। बाकी छूट वाली आपूर्ति भी आती है, वस्तु और सेवाओं या दोनों का निर्यात भी, राज्य की सीमाओं के पार आपूर्ति करने वाले एक ही पैन पते वाले व्यक्ति भी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो आर जीएसटीज एडवांटेजेस। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन जीएसटी के लाभ हैं, यानी कि उनसे हमको कोई एडवांटेज मिलता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सिंगल नेशनल मार्केट, एक राष्ट्रीय बाजार की स्थापना। स्ट्रेथनिंग द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूत करना। लीजिंग द बर्डन ऑफ कंफर्टी ऑन टैक्स पेयर्स, करदाताओं पर अनुरूपता का बोझ कम करना। इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकारी राजस्व में वृद्धि। डुअल टैक्सेशन एज वेल एज डबल टैक्सेशन आर एलिमिनेटेड, यानी कि डुअल टैक्सेशन दोहरा करारोपण और दो बार करारोपण की व्यवस्था को भी समाप्त करता है। तो यहाँ पर जैसे कि जो लाभ होते हैं, एकल राष्ट्रीय बाजार की स्थापना करना करेक्ट है कि अब अलग अलग तरह के 10 टैक्सेस नहीं लग रहा है आपके ऊपर, एक ही जीएसटी लग रहा है। मेक इन इंडिया को भी स्ट्रेंथन करता है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो करदाताओं के पर अनुरूपता का बोझ कम करना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फाइनल जो होता है कंज्यूमर पर ही, क्योंकि प्राइस में ऐड होता है। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो या फिर सर्विस आपको मिल रही है, आप देखेंगे कि उसमें जीएसटी ऐड होता है। कभी भी ऑनलाइन पेमेंट क्या करा करिए तो उसमें ये चीज़ देखा करिए, जैसे कि आप फूड मंगाते हैं किसी भी ऐप के थ्रू, तो उस फूड में आप देखेंगे तो जीएसटी अलग से ऐड होता है। देना किसको चाहिए, जो कि मैन्युफैक्चरर होता है, लेकिन दे कौन रहा है, वहाँ फाइनली आप ही लोग पे कर रहे हैं, हम लोग पे कर रहे हैं। जो कंज्यूमर है वो जीएसटी पे कर रहा है। तो हमारे पर भार कम नहीं हुआ है, फाइनली बोझ हम ही लोगों पर ही आता है, तो ये वाला इसका लाभ नहीं होगा। सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है, करेक्ट है। दोहरे कराधान यानी कि 2 बार और दोहरे दोनों से जो है इसमें राहत मिल जाती है, तो ये वाला भी करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ दे रखा है, सी वाले पॉइंट पे दे रखा है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what below would be included in the description of goods under Article 252 of the CGST Act 2017। जो CGST अधिनियम 2017 के अनुच्छेद 2 की उपधारा 52 के तहत माल के विवरण में क्या शामिल है, यानी कि जो गुड्स होता है, गुड्स में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। मनी को, ऑक्शनेबल क्लेम को, सिक्योरिटी को, ग्रोइंग क्रॉप्स को। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ें गुड्स में आएंगी, तो जो कार्रवाई योग्य दावे होते हैं, ऑक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, उनको शामिल किया जाता है, और जो ग्रोइंग क्रॉप्स होती है उसको शामिल किया जाता है। मनी और सिक्योरिटी ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल नहीं की जाती हैं, जो मनी और सिक्योरिटी है। तो करेक्ट आंसर हमारा सेकंड और फोर्थ वाला कहाँ दे रखा है, सी वाले पॉइंट पे दे रखा है। यही करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। यानी वही गुड्स जो है वही चीज़ें गुड्स में शामिल की जाती हैं जो कि मूवेबल होती हैं, जिनको एक जगह से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है, जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है मनी में, वो चीज़ें। और बाकी ये डायरेक्ट पैसे या धन की बात की जाए, कॉइन्स हैं या नोट हैं, ये आपके गुड्स में नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a supplier that consists of two or even more services would be classified as the provision that describe the variables that are subject to a higher rate of taxation। एक आपूर्तिकर्ता जिसमें दो या उससे अधिक सेवाएं शामिल हैं, उसे उस प्रावधान के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जो उन चरों का वर्णन करता है जो कराधान की उच्च दर के अधीन है। कंपोसाइट है, मिक्स्ड है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सप्लायर है जिसके जो 2 या 2 से ज़्यादा जो सेवाएँ हैं, दे रहा है, शामिल है उसमें, तो उसे उस प्रावधान के रूप में, यानी कि जब उस पर जीएसटी लगाया जा रहा है, तो वहाँ पर किस तरह की दर के अधीन वो आएगा, तो वहाँ पर वो मिक्स्ड में आएगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कंपोज़ाइट का मतलब जो है मिश्रित नहीं, यौगिक है। कई बार इंग्लिश में मीनिंग सेम ही होती है, लेकिन हिंदी में अलग-अलग हो जाती है। यहाँ पर यौगिक होगा, तो मिक्स्ड में लगता है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा।
अब जो है चेंजेस भी हुए हैं, आपने देखा है जैसे जीएसटी रिफॉर्म हुआ है तो वहाँ पर मेनली रेट जो है वो चेंज हो गए हैं। अब जो लग रहा है वो जीएसटी आपका 5% है, 18% लग रहा है या फिर जो बहुत ज़्यादा लग्ज़री गुड्स होते हैं तो उनको 40% आगे जा कर के लगता है। इस तरह से रिफॉर्म हो गया तो मेन जो है आपका 5% और 18%, जो डेली एसेंशियल्स है ये सब चीज़ें इस पे 5% है, इसके अलावा जो चीज़ें हैं उस पे 18% लग रहा है। तो अब वो चेंजेस हुए हैं, इसको ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी वाज टू रिड्यूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जीएसटी लागू करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में किसको कम करना था? कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी जो लाया गया था तो मेन उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन है, कराधान का व्यापक प्रभाव। अब ये कैस्केडिंग होता क्या है? कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं और बनाने के बाद आपने दूसरे व्यक्ति को ₹500 का दिया, अब दूसरे व्यक्ति ने जब उसको लेने के बाद उस पर भी कुछ काम किया और उसको अब वो 550 का यानी 500 का तो उसने खरीदा था प्लस ₹50 का उसने खुद से एक्सपेंसेस करे हैं, अब वो चीज़ जो है वो 550 की है, 550 की हो गई है। तो अब जो टैक्स लगेगा उस 550 पर ना लग के, क्योंकि 500 पर ऑलरेडी वो टैक्स दे करके ही आपको पे कर रहा है क्योंकि प्राइस में ऐड है, तो उस 500 पर पूरे टैक्स ना लग करके अब जो सिर्फ लगना है वो 50 पर लगना है। जितना उसने एक्सपेंस किए थे। तो यही कैस्केडिंग इफेक्ट होता है कि सिर्फ बढ़े हुए मूल्य पर ही लगता है, ना कि पूरे मूल्य पर। तो दोहरा जो आपने भी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि डबल होने से रोकता है टैक्सेशन को, तो यही चीज़ आ जाती है कि जितना एक्सपेंसेस किए गए हैं एक्स्ट्रा उस पर ही सिर्फ टैक्स लगेगा, ना कि पूरे पे देना पड़ता है। क्योंकि पहले के पैसे तो ऑलरेडी इस 500 में इंक्लूड ऑलरेडी हैं ही, तो दोहरे कराधान को रोकता है। तो यही हो जाता है आपका कैस्केडिंग इफेक्ट। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ड्यूटीज आर टैक्सेस ऑन इंट्रा स्टेट सप्लायर्स, अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर कौन से शुल्क कर हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इंट्रा स्टेट लिखा है, ना कि इंटर स्टेट। जब इंट्रा स्टेट लिखा होता है तो बात ये हो रही है कि आप उसी स्टेट के अंदर की बात कर रहे हैं। जैसे कि राजस्थान है तो राजस्थान के अंदर ही की बात हो रही है, एक से व्यापारी से दूसरे व्यापारी को दिया जा रहा है या अंतिम भोक्ता को दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब इंटर स्टेट लिखा होता है तो इंटर स्टेट का मतलब होता है जैसे यूपी से आपने पंजाब या कोई भी स्टेट रख सकते हैं, वहाँ पर जब आप सप्लाई कर रहे हैं, तो वो हो जाता है कि वो ये इंटर स्टेट है। लेकिन सिर्फ़ यूपी की अगर बात कर रहे हैं तो ये इंट्रा स्टेट हो जाएगा। तो वहाँ पर कौन से टैक्स लगते हैं, तो वहाँ पर आपका सीजीएसटी भी लगता है, एसजीएसटी भी लगता है, दोनों टैक्स हो सकते हैं, तो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who will announce the rate of taxation to be imposed underneath the CGST Act? सीजीएसटी अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले कराधान की दर की घोषणा कौन करेगा? संघीय सरकार, राज्य प्रशासन, जीएसटी आयोग या फिर केंद्र और राज्य जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का पालन करते हुए? तो यहाँ पर जो आपका सीजीएसटी एक्ट है उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर कौन इम्पोज कर सकता है उसको, कौन इम्पोज कर पाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल है। जो सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, तो ये इम्प्लीमेंट करने का काम जो रहेगा ये सेंट्रल एंड स्टेट फॉलोइंग द जीएसटी काउंसिल होगा। केंद्र और राज्य और जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का पालन करते हुए इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो भी दरें जो होंगी वो लगाई जाएंगी। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द जीएसटी इज बेस्ड ऑन द डुअल मॉडल जीएसटी अडॉप्टेड इन। भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल जीएसटी पर आधारित है जिसे अपनाया गया है। यूके, कनाडा, यूएसए, जापान। यहाँ पर कह रहा है कि हमारे इंडिया में जो जीएसटी लग रहा है वो जीएसटी मॉडल जो है वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो वो जो अडॉप्ट किया गया है वो कनाडा से किया गया है। इसे हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? कनाडा से अडॉप्ट किया है। और ये क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूजन आप लोग को हो जाती है। फर्स्ट टाइम जो जीएसटी लगा था वो फ्रांस में लगा था, लेकिन हमारा जीएसटी का जो मॉडल है वो कनाडा का लिया हुआ है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन रिफर्स टू, जीएसटी के तहत मूल्य संवर्धन से तात्पर्य है एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट, टैक्स प्लस प्रॉफिट। अभी यही चीज़ मैंने आप लोग को समझाई ही है कि जो वैल्यू एडिशन होती है वैल्यू उसी पर ही टैक्स लगता है, तो उसको ही एक तरह से पूछा गया फॉर्मूला बनाकर कि क्या होगा, व्यय प्लस लाभ, लागत प्लस कर, लागत प्लस कर प्लस लाभ या फिर कर प्लस लाभ। तो क्या हो जाएगा, व्यय प्लस लाभ, जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको उन्हीं पर तो लगाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक सी हैं, जब तक आप इसके मेन
जो उसकी कॉन्सेप्ट है उसको नहीं समझेंगे तब तक आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आएँगे और जीएसटी से 2-3 क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर द टैक्स व्हिच वाज़ नॉट मर्ज्ड इंटू जीएसटी, वह कर जिसे जीएसटी में विलय नहीं किया गया है। अब मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर चीज़ें जीएसटी में आ गई हैं उसके दायरे में, लेकिन कुछ अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जीएसटी से अलग रखा गया है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। काउंटरवेलिंग ड्यूटी है, एक्साइज़ ड्यूटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है, परचेज़ टैक्स है। तो कौन-सी चीज़ जो है वो आपकी नहीं है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो लगती है, मूल सीमा शुल्क जो होता है, यानी कि कस्टम ड्यूटी कब लगती है? जब आप विदेश से कोई भी सामान अपने देश में आयात कर रहे हैं, निर्यात यानी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट जो होता है, वहाँ पर लगती है कस्टम ड्यूटी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है, वो इसमें शामिल नहीं की गई है। एडिशनल जो कस्टम ड्यूटी लगती है, वो जीएसटी में है, लेकिन जो आपकी बेसिक लगती है, वो आपकी अभी जीएसटी में शामिल नहीं है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following option is the quorum of GST Council in terms of its number of members? सदस्यों की संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीएसटी परिषद का कोरम है? 1/3 है, 3/4 है, 2/3 है, 1/2 है। अब जीएसटी आया था तो पहले एक काउंसिल बनाई होगी, केलकर समिति थी, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया एक काउंसिल तैयार करी गई, उस काउंसिल में आपके कितने सदस्य थे? उस काउंसिल में 33 मेंबर रखे गए थे। और यहाँ पर कोरम जो होगा यानी कि जो भी डिसीज़न्स लिए जाने हैं, जो भी सभाएँ होनी है, मेंबर्स कितने होने चाहिए, तो वहाँ पर कम से कम 1/2 एक आधा जो है वो होना चाहिए। अब यहाँ पर 33 है, तो इसका आधा जो है कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ पर 17 जो है वो माना जाता है कि 17 लोग कम से कम होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट आपका इस आंसर ना दे करके डायरेक्ट 17 लिख लेगा या 16, 17, 14 लिखा हो तो आप कन्फ्यूज़ होंगे, तो आंसर आपका 17 होना चाहिए, कोरम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एज़ फार एज़ जीएसटी डिसीजंस आर कंसर्न्ड दैट कांट बी एनी डिसीजन विदाउट कोलैबोरेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट टू इंश्योर दैट डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मेजॉरिटी ऑफ द वोटर कास्ट। यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ तक जीएसटी निर्णयों का सवाल है, केंद्र और राज्यों के सहयोग के बिना कोई निर्णय नहीं हो सकता, या सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी परिषद के निर्णय निम्नलिखित मतों के बहुमत पर आधारित होंगे। अब कितने होने चाहिए मत आपके पास, जिससे कि फेवर में जो है वो पास हो सके, ये क्वेश्चन कह रहा है। 2/3 ऑफ वोट्स कास्ट, या फिर 1.5 ऑफ वोट्स कास्ट, 3 और 4 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितना होना चाहिए? तो इसके लिए 3 और 4 यानी कि डाले गए जितने भी मत डाले गए हैं उसका 3/4 जो है वो होना चाहिए फ़ेवर में, तभी वो चीज़ पास हो सकती है। उस पर डिसीज़न जो है वो फ़ेयर में आएगा, नहीं तो अगेंस्ट में आएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन जीएसटी काउंसिल विल बी ऑन द फॉलोइंग वेटेज। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार का वोट निम्नलिखित वेटेज पर होगा। 1.5 है, 1/3 है, 2/3 है, 3/4 है। तो कितना है जो इसका वेटेज है सेंट्रल गवर्नमेंट का? 1/3 है। अब ये क्वेश्चन इस तरह के भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने इंक्लूड किए हैं कि जिससे अब जीएसटी की काउंसिल है, जीएसटी की जो एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उससे भी रिलेटेड आपकी तैयारी हो जाए और जो भी क्वेश्चन उसके टाइप्स ऑफ जीएसटी है उससे बनते हैं, वो भी आपके इंक्लूड हो जाए। और अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर से कर दिया करिए वीडियो को। जितने भी चीज़ें हैं आप लोग को मैं फ्री प्रोवाइड करा रही हूँ, किसी तरह का कोई चार्ज आपको नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप लोग बस इतना किया करिए कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए और हाइप कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन अ जीएसटी डीलर इन हरियाणा सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ जीएसटी डीलर और कस्टमर इन पंजाब द टैक्स कलेक्टेड एज। जब हरियाणा में एक जीएसटी डीलर, पंजाब में एक जीएसटी डीलर या ग्राहक को कोई उत्पाद बेचता है, तो एकत्र किया गया कर है। एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर किस तरह का जीएसटी लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अलग-अलग स्टेट की बात हो रही है। एक तरफ हरियाणा है, दूसरी तरफ पंजाब है। तो कौन सा यहाँ पे लगना चाहिए? कौन सा जीएसटी हो जाएगा? इंटीग्रेटेड हो जाएगा, आईजीएसटी हो जाएगा, एकीकृत जीएसटी। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि बेसिकली अ टैक्स कैन आइदर बी ओरिजिनल बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट टैक्स फ्रॉम अर्लियर सिस्टम एज इट इज। अब ये क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। बहुत ही आसान सा है, आपको सीधा से इसका आंसर पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, बोथ सप्लाई एंड कंजप्शन बेस्ड होता है, नन ऑफ दिस।
तो यहाँ पर कह रहा है कि मूल रूप से एक कर या तो मूल आधारित या गंतव्य आधारित हो सकता है। माल और सेवा कर पहले की प्रणाली से काफ़ी अलग कर है क्योंकि ये किस तरह का है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड हो जाता है, ये गंतव्य आधारित होता है, यानी कि जहाँ पर फाइनली ये जाता है, वहाँ पर उसको लगाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है और अंत में तो कौन इसको चुकाता है? कस्टमर देता है, कंज़्यूमर देता है, हम और आप इसको पे करते हैं क्योंकि ये प्राइस में जुड़ा रहता है, एमआरपी में जुड़ा रहता है, इसलिए इसे हम लोग ही पे करते हैं। तो ये किस तरह का टैक्स है? डेस्टिनेशन बेस्ड है। ये 20 क्वेश्चंस थे जीएसटी से आपके और ये सारे क्वेश्चंस थे कि लगभग जीएसटी हमने पूरा कवर कर लिया है। जो सेक्शंस वाले हैं, तो सेक्शंस के क्वेश्चंस इतने नहीं आते हैं, पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो सेक्शन वाली है, वहाँ से आप उन सेक्शंस को चाहें तो देख सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का सेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर उसमें से चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं या जो मैंने वीडियोज़ आप लोग को बताई थी क्लासेस की, वहाँ पर भी वो प्रोवाइड कराई है मैंने। उसमें भी आप देख लीजिएगा तो वहाँ पर वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। बाकी यहाँ पर ये जीएसटी आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, लाइक ज़रूर से करिएगा और किसी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।